बी पार्ट। ठीक है, हम लोग इस प्रश्न पर थे 51 नंबर पे कि मिर्जापुर किस राज्य में है। ठीक है, इन विच स्टेट है द प्री हिस्टोरिक साइट ऑफ मिर्जापुर। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से मिर्जापुर जो है वो किस राज्य में है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रख लेना। ठीक है, मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ध्यान रखेंगे, जो कि प्रागैतिहासिक कालीन, ठीक है, एक केंद्र के रूप में जाना जाता है। विशेष करके चित्रकारी है ज्यादा प्रसिद्ध है। चित्रकारी हेतु के चित्रत या प्रागैतिहासिक काल की जो चित्रकला है उसके उदाहरण हमें मिर्जापुर क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध स्थलों में से एक है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद पॉइंट आपका आता है कि भीमबेटका नाम कुछ भी लिखा हो सकता है हिंदी वर्जन में। इंग्लिश वर्जन चेक करेंगे तो सेम टू सेम लिखा होगा जैसे लिखा होता है। ठीक है, इसलिए पेपर को इंग्लिश वर्जन भी देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका कोई भी पॉइंट या कोई भी शब्द या कोई भी लाइन अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो इंग्लिश में आपको एक नजर में ही समझ में आ भी सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। भीमबेटका क्या है? एक मंदिर है, क्या एक गुफा है, क्या एक विद्यालय है, या क्या एक चर्च है? तो आप जानते हैं क्या है। तो भीमबेटका वैसे तो एक पहाड़ी है नहीं? भीमबेटका क्या है? वैसे तो एक पहाड़ी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर पहाड़ी नाम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? गुफा। तो भीमबेटका पहाड़ी में गुफाएं खोदी गई हैं, जो भीमबेटका की गुफाओं के नाम से जानी जाती हैं या प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना। ये आपका दूसरा प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है। भीमबेटका के बारे में तो आपसे चर्चा धीरे धीरे होती ही रही थी पेपर में कि 1958 में इनकी खोज हुई थी। 1958 में वी ठीक है, वीएस वाकड़कर। हाँ ठीक है, ये आप कह सकते हैं। प्रतिलिपियों की अगर बात की जाए तो ये आपके यशोधर मठपाल का जिक्र आता है, ध्यान कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुफाएं कितनी हैं? 600। चित्रित कितनी है? 275। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक एक साथ में प्रागैतिहासिक कालीन अगर जो गुफाएं कहीं इतनी मिली हैं तो वो है भीमबेटका में। ठीक है, रायसेन जिला है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पेपर में आपको यही मिलेंगी। मध्य प्रदेश का रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, भीमपुरा गांव, ध्यान कर लेना। उबदुल्लागंज उबदुल्लागंज रेलवे स्टेशन से के समीप पड़ती हैं। इस प्रकार का इनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी की पुस्तक में जो एनसीईआरटी है वो यहाँ की चित्रकारी को मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल का बताती है, और जो आपकी आर्ट की बुक है अविनाश बहादुर है, रीता प्रताप है, ये सारी की सारी नवपाषाण काल से संबंधित यहाँ के चित्रों को दर्शाती है। तो ध्यान कर लेना, कभी भी सेंटर के गवर्नमेंट का एग्जाम आपके पास हो, मान लो नेट की परीक्षा है या केवीएस एनवीएस है, ठीक है, EHMRS जो भी हाल ही में आई है, DSSB है नहीं, इस तरह की अगर कहीं की परीक्षाओं में अगर आप शामिल होते हैं और भीमबेटका से संबंधित अगर कुछ पूछता है मध्य पाषाण काल या नवपाषाण काल, तो ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आपकी भीमबेटका हो गई। प्रश्न संख्या आएगा 53। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो अगर उस टॉपिक से जिसका प्रश्न है कि बाघ की 5वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर दिए हैं उनको आप लिख सकते हैं। ठीक है, पांडवों की गुफा अगर इसको हम देखें, ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा इसी का नाम एक वहां पर है, स्थानीय लोग इसको बोल देते हैं। हस्त खाना रंगमहल 4 नंबर हो गई, और हस्त खाना कितने नंबर को बोली जाती है? तो ये 3 नंबर को बोली जाती है। कितने नंबर को? 3 नंबर को। और तो फिर बची आपकी कौन सी? पाठशाला। ठीक है, तो 5वीं कौन सी हो गई आपकी? पाठशाला। बाघ की गुफाएं आपको देखने को कहाँ मिलेंगी? तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। मध्य प्रदेश के धार जिले में है, धार जिला MP। ठीक है,
और गांव कौन सा है? बाघ है, बाघ गांव है, इसी के पास में बाघिनी नदी है। कहते हैं कि बाघों का आना जाना यहाँ पर ज्यादा था। ठीक है, इसी क्षेत्र में एक बाघ प्रिंट है, बाघ प्रिंट कला, वो भी इसी क्षेत्र में डेवलप हुई थी। ये ध्यान रखेंगे। टोटल यहाँ पर गुफाएं कितनी हैं? 9 हैं, जो सारी की सारी क्या हैं? बिहार गुफाएं। खोज इनकी 1818 में किसने की थी? डेंजर फील्ड ने। ठीक है, रेंजर फील्ड ने। और यहाँ की सबसे पहले प्रतिलिपियों की अगर बात की जाए तो प्रतिलिपियां इसने यहाँ की सबसे पहले किसने बनाई थी? तो 1900 कब बनाई थी? 1920 में किसने बनाई थी? मुकुल डे मुकुल चंद डे ने बनाई थी। ठीक है, तो मुकुल चंद डे ने यहाँ की प्रतिलिपियां बनाई। फिर 1921 में नंदलाल बोस और असित कुमार हलदार। फिर उसके बाद 1934 से 37 है कि 37 से कुछ है, 1937 से कुछ करके है, 37 से 41 के मध्य, हाँ 37 से 41 के मध्य आर्मेनियन या ईरान के सर्किस कस्डोरियन नामक कलाकार ने भी इन गुफाओं की प्रतिलिपियां तैयार की हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट वहां से है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। सारा का सारा गुप्त काल रहेगा इसमें, सारा का सारा गुप्त काल रहेगा, बौद्ध धर्म प्रमुख रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाघ गुफाएं हो गई। उसके बाद अगला प्रश्न आपका आता है कि धातु मूर्ति शिल्प के प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलते हैं? आप सब जानते हैं धातु मूर्ति शिल्प का मतलब ये है, ये आपसे नर्तकी की बात कर रहा है, नर्तकी की प्रतिमा। ठीक है, फीमेल डांसर की बात आपसे रखी जा रही है या यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो फीमेल डांसर की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हाइट इसकी कितनी है? 10.5 इंच। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखी है, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में ये सुरक्षित है। ठीक है, ये ध्यान कर सकते हैं। धातु यानी कि कांसा, किस माध्यम में ये मूर्ति? कांसा में है। तकनीक क्या है इसकी? लास्ट वैक्स प्रोसेस, लास्ट वैक्स प्रोसेस। ठीक है, इसके कई सारे नाम है, मधुशिष्ट विधि भी बोलते हैं, लास्ट वैक्स प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे नाम हैं इसके। तो मूर्ति ध्यान रखना, नर्तकी की प्रतिमा, ये सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न था। ये भारत की पहली कांस्य प्रतिमा यानी कि धातु मूर्ति शिल्प के रूप में विख्यात है। वो दो तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली धातु प्रतिमा, या आपसे पूछ सकता है कि भारत की पहली कांस्य प्रतिमा कौन सी है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? आप सब जानते हैं एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? 34 गुफाएं हैं, ध्यान रखना। इनमें से नीचे प्रश्न दिया भी है। ठीक है, 1 से कहां तक है? 12। फिर 13 से कहां तक है? सॉरी 29। फिर 30 से कहां तक है? 34। ये आपकी हो गई बौद्ध धर्म से, ये हिंदू धर्म से और ये जैन धर्म से। ठीक है, नीचे प्रश्न भी है इसका। ठीक है, कि एलोरा में जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? तो 30, 34। तो 30, 31, 32, 33, 34 यानी कि 5 केव्स जो हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, ये ध्यान कर लेना। 12 हो गई बौद्ध धर्म की, 17 हो गई हिंदू धर्म की और 5 हो गई जैन धर्म की। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 34। अगला प्रश्न आता है आपका, एलोरा राष्ट्रकूटों का है, ध्यान रख लेना। ठीक है, राष्ट्रकूट राजाओं के संरक्षण में एलोरा का विकास हुआ। अगला प्रश्न फिर वहीं से निकल के आता है, क्या आता है देखिए, एलोरा में बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? अभी आपसे बात हुई थी कितनी? 12 हैं। ब्राह्मण धर्म से कितनी है? तो 17 हैं। तो पेपर आपको आसान लग रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आसान ही है। ये बीए के बच्चों के हिसाब से ये पेपर सेट किया गया था। ठीक है, तो आपके सामने है, ये मत सोचिएगा कि ठीक है, अगर इसमें भी बहुत से लोगों के गलत हुए होंगे तो फिर बात गलत है, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 59 देखते हैं क्या है इसमें। राहुल समर्पण का चित्र, माता पुत्र कह सकते हैं, राहुल समर्पण कह सकते हैं, यशोधरा माता और राहुल पुत्र कह सकते हैं, है नहीं, कुछ भी आप कह सकते हैं इस चित्र को।
मदर एंड चाइल्ड भी आप कह सकते हैं। तो ये चित्र अजंता की किस गुफा में है? आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं। तो गुफा संख्या 17 किसमें है? अजंता की गुफा संख्या 17 में ये चित्र चित्रित है। बाघ की किस गुफा में गायक दल का चित्र चित्रित है? बाघ की किस गुफा में गायक दल का चित्र अंकित है? जानते हैं आप कि बाघ की जितनी भी गुफाएं हैं और उन गुफाओं में जो चित्र हैं वो रंगमहल में हैं, और रंगमहल की गुफा संख्या 4। रंगमहल को किस नंबर की गुफा बोलते हैं? 4 नंबर की गुफा बोला जाता है। तो गायक दल का चित्र कहाँ है? गुफा संख्या 4 में है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या है 61। बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बहुत आसान प्रश्न है। बादामी गुफाएं कर्नाटक राज्य में हैं। ठीक है, ध्यान करिए। इसकी हिस्ट्री क्या है बादामी गुफाओं की, आइए समझते हैं। शुरुआत में जब महाराष्ट्र और कर्नाटक ये अलग अलग नहीं हुए थे, एक पूर्ण रियासत या इस तरह से थे। ठीक है, तो शुरुआत में गुफाएं जो थी ये बीजापुर जिला इनका हुआ करता था। बीजापुर जिला महाराष्ट्र, पहले तो ये हुआ। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हुआ क्या सिस्टम, जब महाराष्ट्र और कर्नाटक अलग अलग हुआ, महाराष्ट्र और कर्नाटक जब अलग अलग हुआ तो बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो कर्नाटक राज्य में पड़ा। तब से क्या हो गई, बादामी गुफाएं बीजापुर कर्नाटक में हो गई। ठीक, अब समझिएगा। फिर जब बीजापुर के 2 भाग किए गए, बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो गया होगा, इससे जब काट के एक छोटा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया बागलकोट। क्या बनाया गया? बागलकोट। तो जो बादामी का हिस्सा था, जो बादामी क्षेत्र था, वो क्षेत्र कट के कहाँ पहुंच गया? बागलकोट जिले में। किस जिले में? बागलकोट। तो वर्तमान में ये गुफाएं कहाँ हैं? कर्नाटक राज्य के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि आपने रीता प्रताप की जो पुस्तक है पुरानी वाली, अब तो संशोधन खैर हुआ है, पता नहीं चेंज हुआ या नहीं। ठीक है, उसमें महाराष्ट्र कर्नाटक आपको लिखा मिलता है। ठीक है, तो यही कारण था कि जब पहले कर्नाटक राज्य नहीं हुआ होगा, जो भी रीजन रहे होंगे, तो पहले जो बीजापुर और जो भी कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट होंगे वो सब महाराष्ट्र राज्य का हिस्सा थे। तो शुरुआत में बादामी की केवल बीजापुर जिला था, उस समय महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट था बीजापुर, और बीजापुर जिले में बादामी की गुफाएं स्थित थीं। उसके बाद जब महाराष्ट्र से अलग होकर के कर्नाटक राज्य बनाया गया तो बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट था, जो पहले महाराष्ट्र में हुआ राज्य में होता था, वो कट के कहाँ पहुंचा? बीजापुर में। कहाँ पहुंचा? सॉरी, कर्नाटक राज्य में आ गया। अब क्या हो गई, अब यहाँ पर फिर चेंजिंग हुई बादामी गुफाओं की स्थिति को लेकर। अब क्या होगा कि बादामी गुफाएं बीजापुर जिले के कर्नाटक राज्य में है। पहले सबसे प्राचीन स्थिति इनकी क्या थी कि बादामी की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के बीजापुर जिले में है। उसके बाद क्या हुआ, बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य के बीजापुर जिले में है। फिर क्या हुआ कि जब बीजापुर को काट करके दूसरा डिस्ट्रिक्ट बनाया गया बागलकोट। ठीक है, तो जो बादामी वाला हिस्सा था वो भी कट के बागलकोट में जुड़ गया। तो अब क्या स्थिति हो गई बादामी गुफाओं की कि वर्तमान समय में, या नॉर्मल सा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। अगर इस प्रकार का प्रश्न है और अगर बागलकोट विकल्प में है तो आप बागलकोट लगाएंगे। किस स्थिति में हम बागलकोट चुनेंगे? जब आपसे कहे कि वर्तमान समय में बादामी की गुफाएं कहाँ हैं, बागलकोट में है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि प्रश्न आपके सब पास नॉर्मल हो कि बादामी की गुफाएं कहाँ हैं, अब इसमें विकल्प क्या है। अगर बागलकोट इसमें विकल्प है तो आप बागलकोट ही लगाएंगे, बागलकोट के कर्नाटक राज्य में। समझ गए इस बात को? अगर बागलकोट नहीं है, बीजापुर पड़ा है, तो आप बीजापुर लगाएंगे। तो ये तो डिस्ट्रिक्टों का एक ऑप्शन हो गया कि अगर 2 डिस्ट्रिक्ट पड़े हैं तो कब हम बीजापुर चुनेंगे और कब हम बागलकोट चुनेंगे। ठीक है, ये ध्यान कर लेना, इतना इसको समझ लीजिए। अगर प्रश्न में आपसे वो कह रहा है कि वर्तमान में, तब आपको क्या चुनना है? बागलकोट। अगर वो सीधे प्रश्न ऐसे लिख करके दे देता है, 2 डिस्ट्रिक्ट पड़े हुए हैं और आपसे कुछ नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है कि बादामी गुफाएं कहाँ स्थित हैं,
दो डिस्ट्रिक्ट हैं बीजापुर और बागलकोट, तो आपको क्या चुनना है? बागलकोट। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि बादामी की गुफा प्राचीन समय में किस जिले में थी, तो बीजापुर जिले में थी। ठीक, एक तो ये कंडीशन। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? मान लो बीजापुर वो आपको दे दे, औरंगाबाद दे दे, ठीक है, धार दे दे आपको, ठीक है, कानपुर दे दे मान लो, जैसे कुछ भी ऑप्शन में लिखा हो प्रश्न में, ठीक है, कुछ भी लिखा हो तो आप जानते हैं बीजापुर में है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। ठीक है, आगे आइए। कोई कुछ पूछ रहा था मेरे हिसाब से, बताइए। खट्ट खट्ट बहुत बोलता है। आइए देखिए, प्रश्न संख्या 62 है। सित्तनवासल किस राज्य के अंतर्गत है? तो लगातार चर्चा आपसे होती रही है, ऊपर से कई सारे प्रश्न सित्तनवासल को लेकर के हैं। तो किस में? तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुदुकोट्टोई जिले में है इस समय। पुदुकोट्टोई जिले में कावेरी नदी रहेगी इनकी, ध्यान रख लेना। ना कावेरी हो तो कृष्णा लगा लेना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कावेरी है तो कावेरी। ठीक है, ये ध्यान कर लेना है। जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, आइए देखिए। पहले ये तंजौर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, लेकिन वर्तमान में पुदुकोट्टोई जिला में है, ध्यान रखना। एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो अभी आपसे बात ऊपर हुई थी कि बौद्ध जैन ब्राह्मण तीनों से संबंधित हैं, तो नीचे विकल्प आपके पास है तीनों वाला, आप तीनों वाला विकल्प लगा करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। जोगीमारा कहाँ स्थित है? अब इसमें आप जानते हैं कि जोगीमारा वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में है, लेकिन छत्तीसगढ़ तो इसमें विकल्प में आपके पास है नहीं। तो पहले ये किस राज्य के अंतर्गत आती थी? तो पहले ये मध्य प्रदेश में आती थी, तो हम मध्य प्रदेश लगा लेंगे। अगर छत्तीसगढ़ होता तो हम छत्तीसगढ़ लगा लेते। अगर वो प्रश्न डाल के पूछ रहा है कि प्राचीन समय में किस राज्य में थी, तो आपको भैया प्राचीन के हिसाब से याद रखना होगा। वो ये चीजें जो होती हैं वो आपके आईक्यू लेवल पर डिपेंड करती हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज चल रहा है। कि प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन समय में और आप लगाए पड़े हैं छत्तीसगढ़, तो गड़बड़ करेगा मामला। ठीक है, ये आपकी मेंटालिटी, आपके आईक्यू, या आप क्लास में होश में बैठे हैं या जल्दबाजी में पेपर देख रहे हैं, तो वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपकी इस गलतीवश चले जाते हैं या गलत हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है, संयम के साथ काम करना है। समय के दायरे में रहते हुए जब काम करेंगे तो पेपर भी अच्छा होगा और माइंड सेटअप भी अच्छा होगा। क्या है? पद्मपाणि बोधिसत्व है। आप जानते हैं कि पद्मपाणि बोधिसत्व नामक एक म्यूरल या भित्ति चित्र है, तो महात्मा बुद्ध के राजसी जीवन को प्रकट करता है। इस चित्र में राजसी जीवन से युक्त वेशभूषा है उनकी, लेकिन चेहरे पर इस प्रकार के कोई भी राजसी भाव नहीं है। ठीक है, समझ गए इस बात को? इस प्रकार का चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में है। अब चूंकि हमसे गुफाएं पूछ रहा है, अजंता, बादामी, एलोरा, एलिफेंटा, तो आप जानते हैं कि ये चित्र कहाँ होगा? अजंता में होगा। जातक कथाएं क्या हैं? ये प्रश्न शायद रिपीटेड हो गया है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, आपसे बात हो गई थी उस दिन। ठीक है, टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, रीबर्थ स्टोरीज कह लें, रीबर्थ स्टोरीज कह लें। आपसे कहा गया था कि रीबर्थ स्टोरी जातक कथाएं या महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की या पूर्व जीवन की घटनाएं, ठीक है, कथाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? जातक कथाएं या जातक स्टोरीज। अजंता कलाकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया था? अब उन्होंने अपने भित्ति चित्रों को बनाने के लिए फ्रेस्को टेक्निक का इस्तेमाल किया था। जी बताइए। सर, जातक कथाओं की संख्या कितनी? जातक कथाओं की संख्या एनसीईआरटी की बुक्स में 600 प्लस की भी बात की जाती है, लेकिन 547 का जिक्र अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें ये कहा जाता है कि इस गुफा में लगभग 547 जातक कथाओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया गया था। तो रीजन ये है, प्रश्न ये बनता है कि अभी तक जो प्रश्न जातक कथाओं की संख्या को लेकर के पूछे गए हैं उसमें 547 से ही सही कराया गया है, और सही भी है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं एनसीईआरटी ही मतलब ये कंफ्यूजन लेकर के आती है, अब पता नहीं उनका सही है या किसका सही है। ठीक है, तो वो 547 से अधिक जातक कथाओं के होने का भी जिक्र करती हैं। ठीक है, जो एनसीईआरटी की पुस्तक बुक्स हैं।
फिलहाल लेकिन 547 आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भी है। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? पूछते चलिए, पूछने में कुछ जाता नहीं है, ध्यान कर लेंगे। वापस चलते हैं हम लोग अपने पेपर की तरफ। पेपर है कि मरासन राजकुमारी किस गुफा में है, डाइंग प्रिंसेस, ठीक है। आप सब जानते होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। गुफा संख्या किसमें है? गुफा संख्या 16 में। 16 16 में, 16 में है नहीं। आइए देखिए, किसी दिन आपको हम अजंता के चित्रों के बारे में भी दिखाएंगे। लगभग 85 से 80 से 50 80 से 85 चित्रों को हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अजंता गुफा के चित्र किस धर्म से हैं? तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये दूसरा प्रश्न आपका हो जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व का चित्र किस वर्ग में आता है? रूप वैदिक में आता है, अलंकारिक में आता है, वर्णात्मक में आता है, या इनमें से कोई नहीं? किस में आता है? रूप वैदिक। रूप वैदिक में आता है, यानी कि फिगरेटिव टाइप का चित्र है, फिगरेटिव, ठीक है, फिगरेटिव, फिगरेटिव टाइप का चित्र है, रूप वैदिक में आता है, ध्यान कर लेंगे। अजंता में कुल गुफाएं कितनी हैं? तो 30 गुफाएं हैं, ठीक है। 30 गुफाओं में से 5 आपकी जैन धर्म से हैं, और बाकी की आपकी 25, सॉरी जैन जैन लिख गया, ठीक है। 5 गुफाएं इसमें चैत्य हैं, और बाकी, हाँ, और बाकी आपकी बिहार है, ठीक है। चैत्य और 25 आपकी क्या है? विहार हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे आइए देखिए, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? ये प्रश्न बढ़िया पूछा है उसने, कि पहले उसने तकनीक पूछी कि चित्र की तकनीक क्या है, अब उसने माध्यम पूछ लिया। तो माध्यम क्या है आप जानते हैं, क्या माध्यम है? टेम्परा माध्यम है, ठीक है। तो अजंता चित्रों का माध्यम क्या है? टेम्परा है। जब आपसे तकनीक कहे तो फ्रेस्को लगाइए, मेरे हिसाब से तो यही बेटर है, यही हम बताते भी चले आए हैं, ठीक है। तो ध्यान कर लेना, जब माध्यम कहे तो टेम्परा, और जब तकनीक आपसे पूछे तो फ्रेस्को, फ्रेस्को सेक्को। नॉर्मल आपका फ्रेस्को लिख के आता है, लेकिन पूरा क्या होगा? फ्रेस्को सेक्को। ये तब लिखा होगा जब इस तरह से ऑप्शन होगा फ्रेस्को ब्यूनो, ब्यूनो भी लिखा होगा, तब ये ऑप्शन होगा आपके पास फ्रेस्को सेक्को। नहीं तो बस केवल एक लिखा होगा, उसका अर्थ फ्रेस्को सेक्को से लेकर के आप चलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना। यशोधर की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है? तो आप जानते हैं यशोधर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जयमंगला। जयमंगला। जयमंगला, ठीक है। तो जयमंगला नामक पुस्तक का इन्होंने लेखन कार्य किया था, जिसमें बौद्ध धर्म के नियम दिए गए थे। बौद्ध संघ के जो नियम थे, बौद्ध धर्म के नहीं, बौद्ध संघ, संघ का मतलब है जो एक यूनिटी थी, जो एक सत्संग या उनका जो समूह था, उस समूह में जो बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षुओं में या बौद्ध धर्म में शामिल होने पर या शामिल होने के क्या क्या नियम है, उस चीज की बात यहाँ पर की गई थी, ठीक है, जिसको हम विनय पिटक कहते हैं। और इसमें क्या क्या नियम होंगे बौद्ध धर्म को ग्रहण करने से या बौद्ध धर्म में शामिल होने पर, कौन कौन से नियम होंगे, उन नियमों का संकलन विनय पिटक में किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर निकलता है आपका ए। अब आता है कि कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? आप सब जानते हैं किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या आएगी 77। कला किस भाषा का शब्द है? सब छोटे छोटे प्रश्न हैं। कला आप जानते हैं, कला संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक, ध्यान रख लेना। गीली भित्ति पर चित्रण किसे कहते हैं? जब गीली भित्ति पर चित्रकारी की जाती है तो भित्ति चित्रण की इस तकनीक को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फ्रेस्को ब्यूनो। फ्रेस्को ब्यूनो, ठीक है। तो फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है, ध्यान कर लेंगे। प्रश्न संख्या 79 है, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। देखिए,
भित्ति चित्रों से, रेखा चित्रों से, शिला चित्रों से, उपयुक्त सभी से। बताइए क्या होगा? शिला चित्रों से। ठीक है, शिला चित्रों वाला जो ऑप्शन है वो सबसे बेटर ऑप्शन आपका है। भित्ति चित्र नहीं लगाएंगे, रेखा चित्र नहीं लगाएंगे, ठीक है, रेखा चित्रों से उद्भव नहीं हुआ है, वहां के जो चित्र हैं उसमें रेखाओं का प्रयोग ज्यादा किया गया है। ठीक है, वो रेखा चित्र नहीं है, रेखा चित्र स्केचिंग के तौर पर देखी जाती है, जो केवल रेखाओं के माध्यम से ही चित्र कंप्लीट कर दिया जाए वो रेखा चित्र कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? रेखा चित्र कहलाता है। लेकिन प्रागैतिहासिक काल के चित्र आप जानते हैं रंग भी भरे गए हैं, है नहीं? हाँ, रेखाओं का प्रयोग अधिक है, वो अलग बात है। रेखा चित्र अलग चीज होती है, लाइन ड्राइंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल तौर पर स्केचिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्केचिंग क्या होती है? तो वो ये होती है, ऐसे ऐसे हम जो एक नॉर्मल फिगर देने का प्रयास करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्केचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो शिला चित्रों से, स्टोन पेंटिंग, पत्थरों पर की गई चित्रकारी से ही क्या था? भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का प्रश्न है। टेरा वर्ड बताता है, तो कौन सा रंग टेरा वर्ड के साथ जोड़ करके देखा जाता है? ये प्रश्न है। नीला, हरा, पीला, सफेद, कौन सा रंग होगा? आप पढ़े होंगे जनता के, हाँ हरा, अजंता के रंगों को जब आप पढ़े होंगे तो उसमें हरा सब्ज टेरा वर्ड रंग का इस्तेमाल किया जाता है शब्द का, जो कि हरे रंग के लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेपस लाजुली रंग किस रंग को कहते हैं? आप भी जानते हैं कि हाँ, ठीक है, ईरान, फारस कुछ भी कहा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अफगानिस्तान का जो बदख्शा नामक स्थान है वही केंद्र था जब प्राचीन समय था, जब ये अफगानिस्तान और ये बदख्शा सब ईरानी राजाओं के संरक्षण में था या उनके अंडर में था। ठीक है, तो ईरान, फारस, कोई कह रहा ईरान से आता था, ईरानी नीले रंग का प्रयोग किया गया, है नहीं, फारसी नीले रंग का प्रयोग किया। लेकिन वो जो बदख्शा है, जब अजंता में जब नीले रंग का उपयोग किया गया उस समय जो बदख्शा था वो ईरानी राजाओं के संरक्षण में था, तब उसका जिक्र कर दिया गया था। लेकिन वर्तमान समय में जब आपसे कभी पूछे कि लेपस लाजुली या नीला रंग कहाँ से मंगवाया जाता था, तो बदख्शा नामक स्थान से मंगवाया जाता था। बदख्शा आएगा, ध्यान रखना। तो नीले रंग को लेपस लाजुली रंग कहा जाता था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नीले रंग को। कला की प्रसिद्ध पुस्तक इनमें से कौन सी है? जातक कथा, पंचतंत्र, रामायण या चित्रसूत्र? चित्रसूत्र। चित्रसूत्र। तो हम क्या लगाएंगे? चित्रसूत्र। ठीक है, विश्व धर्मोत्तर पुराण के अंतर्गत चित्रसूत्र नामक जो एक प्रकरण है वो चित्रकला को पूर्ण रूप से समर्पित है। ठीक है, आइए, कामसूत्र के लेखक कौन है? आप जानते हैं कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन। कौन है? वात्सायन। प्राचीनतम शैल चित्रों की खोज किसने की थी? अब जॉन अब्राहम तो एक्टर हैं, उनका मतलब नहीं, अवनींद्रनाथ ठाकुर बहुत बाद में आए, जी.आर. हंटर भी हैं, लेकिन ये पंचमढ़ी के हैं। लेकिन 1932 और 36 का जो मामला है उससे पहले भी खोज हो चुकी थी। तो वो कौन थे? जॉन कागबर्न, 1883। ठीक है, दो डेटें लग करके आती हैं, 80, 83। तो 80 में किसने देखा था? कार्लाइल ने देखा था चित्रों को, और कागबर्न ने चित्रों को प्रकाशित किया था, जिनको ही खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, आइए, सबसे अधिक धनुर्धरों का अंकन कहाँ मिलता है? ये आप लोग बता देंगे कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में। ठीक है, कहाँ मिलता है? पंचमढ़ी में धनुर्धरों के काफी चित्र देखने को मिले। भारतीय कला के 6 अंगों का वर्णन किस ग्रंथ में है? नेम ऑफ द एंशिएंट टेक्स्ट विच हैज डिस्कस्ड 6 कैनन्स ऑफ इंडियन आर्ट। ठीक है, तो डिस्कस किस में किया गया है? ठीक है, डिस्कस का मतलब है बात की गई है, वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की शब्दावलियां आप डिस्कस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किस में डिस्कस किया गया है? जयमंगला में डिस्कस किया गया है। ठीक है, या उसका वर्णन कह सकते हैं, डिस्कस करना, वर्णन करना, इस तरह की जो भी चीजें हैं तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंचमढ़ी किस राज्य में है? आप जानते हैं पंचमढ़ी किस राज्य में है, मुझे बताने की कोई विशेष आवश्यकता तो है नहीं, फिलहाल आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश। ठीक है, किस जिले में है मध्य प्रदेश की?
सर रायसेन। होशंगाबाद जिले में, रायसेन में बेटा पंचमढ़ी नहीं भीमबेटका है, ओ सॉरी तो सॉरी सर। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कोई बात नहीं है, आ जाइए। कर्नाटक में कौन सी है? बेल्लारी। प्रागैतिहासिक काल को अगर हम देखें तो बेल्लारी की गुफाएं आपकी कर्नाटक में ही पड़ती हैं। उत्तर प्रदेश में तो मिर्जापुर, हरिहरन, विड़म है नी, घोड़मंगर, कई सारी केव्स हैं जो उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। बांदा में आ जाएंगे तो मानिकपुर, करियाकुंड, सरहाट, ये सब मानिकपुर का मामला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है, यानी कि किस प्रकार की सरफेस यानी कि सतह है। ठीक है, या अंतराल भी आप कह सकते हैं, अंतराल भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या इस्तेमाल किया गया था? कपड़ा इस्तेमाल किया गया था, शिला इस्तेमाल की गई थी, तो शिला इस्तेमाल की गई थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अधिकांशतः प्रागैतिहासिक चित्र किस पदार्थ से बनाए गए हैं? चूना, कोयला, गेरू या रामरज? मटेरियल पूछ रहा है तो क्या? हाँ ठीक है, तो गेरू से बनाए गए हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। चित्रकला में षडांग का प्रयोग निम्न किस देश में हुआ? इनमें से षडांग से संबंधित प्रयोग देखना है आपको। तो भारत तो आपका है ही है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन दूसरा देश कौन सा था? चीन। और चीनी षडांग की रचना किसने की थी? सीहो नामक विद्वान ने। भारतीय कला में षडांग क्या है? नृत्य कला के 6 अंग हैं, अभिनय के 6 अंग हैं, चित्रकला के 6 अंग हैं, या मूर्तिकला के 6 अंग हैं? किसके अंग हैं? चित्रकला के 6। चित्रकला के 6 अंग हैं। ठीक है, आइए। सिंधु सभ्यता में भवनों के निर्माण में क्या प्रयोग किया गया? लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, ईंटें, क्या प्रयोग किया गया? ईंटें प्रयोग की गई। ठीक है, ईंटें प्रयोग की गई। विच मटेरियल वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के निर्माण में या भवनों के निर्माण में पकी पकाई या पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, ध्यान कर लेना। ठीक है, पूजा ब्रिक फील्ड, वर्मा ब्रिक फील्ड है, तो ब्रिक का मतलब होता है ईंटें। ठीक है, आइए। कभी रोड पे निकलो तो ये जहां भट्ठे वट्ठे लगे हो वहां पर लिखा होगा ब्रिक फील्ड। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था? हिरण, हाथी, घोड़ा, वृषभ, किसका महत्व अधिक था? आप भी जानते हैं, वृषभ यानी कि बुल है नहीं। विच एनिमल वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो किसका महत्व अधिक था? वृषभ का। द स्टेचू ऑफ मातृ देवी obtained फ्रॉम मोहनजोदड़ो हैज बीन बिल्ट बाई, यानी कि किस धातु से वह मूर्ति निर्मित है? कौन सी? मातृ देवी। मिट्टी, मिश्रित धातु, पत्थर या कांसा? ठीक है, मिट्टी अब से। मिट्टी का, हाँ मिट्टी सही है, लेकिन इंग्लिश वर्जन में देखेंगे तो आपको क्ले नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर टेराकोटा नहीं है, टेराकोटा, तो आप क्या लगाएंगे? क्ले। मिट्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, चूंकि पहली बार मिट्टी से ही मूर्ति बनी थी, क्ले से ही बनी, उसको जब पकाया गया आग में तब वो टेराकोटा का रूप धारण किया उसने, तब वो मूर्ति क्या हो गई? टेराकोटा में। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब अगर ये दिया है तो आपको यही लगाना है, ये नहीं है तो हमने क्या लगा लिया? क्ले। क्या लगा लिया? क्ले, यानी कि मिट्टी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुजारी की मूर्ति है वो किससे बनी है? मिट्टी से, कांसे से, पत्थर से, चूना पत्थर से? चूना पत्थर। लाइम स्टोन जिसको बोलते हैं या चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, इससे बनी है। ठीक है, आगे चलिए देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति काहे की बनी है? तो काहे की बनी है? ब्रॉन्ज की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है, ध्यान रख लेना, यानी कि कांसे की। ठीक है, ब्रांज के धोखे ब्रास मत चुन लेना कभी, तो ब्रांज की है, ध्यान रख लेना है कि कांसे की। आगे चलिए, सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ा नगर कौन सा है? ये बढ़िया प्रश्न है। तो कौन सा सबसे बड़ा नगर है इसमें से? क्वेटा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, लोथल है, कौन सा बड़ा है?
मोहनजोदड़ो। 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 ठीक है। नाट्य शास्त्र का लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि। वाल्मीकि की रामायण है, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, और भरत मुनि की कौन सी है? नाट्य शास्त्र है। प्रश्न संख्या है, अष्टाध्यायी का लिखा क्या है? अष्टाध्यायी लिखा है किसने? तो किसने लिखी है अष्टाध्यायी? ठीक है। पाणिनि। हाँ, किसने? पाणिनि ने। और तुलसीदास रचित ग्रंथ कौन सा है? तो रामायण है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। ठीक है, रामायण ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका पेपर हो जाता है। पीडीएफ इसकी अभी